दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है ताकि वो अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को दी गई है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है और ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या हैं। ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या फिर कठोर। तो इसमें मौलिक अधिकारों की प्रकृति आपसे पूछी गई है। सही उत्तर है मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार। देखिए, ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा विकल्प आपका सही है? तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन या इमरजेंसी में ही निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी साथी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, इसमें विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जबकि विकल्पों में समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन है समान आवास का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार।
तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, लेकिन समान आवास का अधिकार इसमें शामिल नहीं है या इसमें उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा है कि क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही है ये कथन कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 8, 7, 6 या फिर 9? तो सही उत्तर है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और ये अधिकार हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये कुल 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो सही उत्तर अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 15। तो सही उत्तर अनुच्छेद 14 में। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, ये तो शामिल है। इसके अलावा सामाजिक समानता सही है, अवसर की समानता सही है, आर्थिक समानता। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि समानता के मौलिक अधिकारों में आर्थिक समानता का उल्लेख नहीं है। और कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में और जो है आर्थिक समानता जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 17, याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का जो है उन्मूलन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 14। याद रखिएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिली है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर अनुच्छेद 14 और 16। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अनुच्छेद 14 तथा 16। दोस्तों आप जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 15(4) और 16(4). दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ब्रिटेन से। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 16। दोस्तों, भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है और यह एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दुरई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, आप जान लीजिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा धारा 2 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने के लिए प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 15(5). दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्त निषेध या नैतिक निषेध। तो सही उत्तर है ऐसा जो है पूर्ण निषेध के रूप में या पूर्ण निषेध बालकों के नियोजन का जो है जोखिमपूर्ण कारखानों में किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण या खतरनाक कार्यों के संबंध में कारखानों में बालकों के नियोजन का एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 17? तो सही उत्तर अनुच्छेद 17। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत जो है उसके निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण का समावेश है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। तो सही उत्तर हो जाएगा समता का अधिकार, ऑप्शन डी। दोस्तों, अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समानता का जो है समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये आसान सा प्रश्न है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आप जान लीजिए अनुच्छेद 19 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 19 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क या अनुच्छेद 19(1) अ के अंतर्गत जो वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है, न्यायालय द्वारा इसमें सम्मिलित माना गया है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ए में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। दोस्तों, एक वाद है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इन मामलों में ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण यानी इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? ऑप्शन है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ या चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो सही उत्तर हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। और आप जान लीजिए उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में दोस्तों उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाद में दिए गए निर्णय में अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में संगठित माना था, यानी अब जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22। तो सही उत्तर अनुच्छेद 21। दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आपको बताना है। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, कुछ युक्त निर्बंधनों के साथ। तो याद रखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) जो है भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है बल्कि केवल ग्रामीण नागरिकों को प्राप्त है। आप जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार ये राष्ट्रीय आपातकाल की भी स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह या साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या फिर अनुच्छेद 74 में। तो सही उत्तर अनुच्छेद 20(3) में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब सेक्शन 3 में प्रावधान है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो उत्तर है आपका अनुच्छेद 20। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 11, 16, 21 या 26। तो सही उत्तर अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए या जो कैद किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या 22। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 22 में। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है, और किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध या कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितनी अवधि के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या फिर 9 माह के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो पहले ये मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक अभिन्न अंग है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता और मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इस प्रश्न में अगर जो कहा जाए प्रश्न में ही उत्तर है निजता का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अगस्त 2017 में 9 जजों वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आज के, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार? तो सही उत्तर है अभिव्यक्ति का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 में प्राप्त हैं। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है।
तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है ये आपके जो है केवल भारत के नागरिक के लिए है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार या मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो सही उत्तर है दोस्तों अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, अन्य देश के नागरिकों को या विदेशियों को नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होती हैं, उनके नागरिक शास्त्र खंड के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।